हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 स्टडिंग द पास्ट। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 8 और स्टडिंग द पास्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टडिंग द पास्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, मीनिंग ऑफ द चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे हम जान सकते हैं कि चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में दी गई है। तो स्टडिंग द पास्ट, इसका मतलब होता है पास्ट के बारे में अध्ययन करना, जो बीता हुआ समय है, जो बीत चुका है समय, उसके बारे में स्टडिंग करना। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी बीते हुए समय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हिस्ट्री होती क्या है, हमें क्यों हिस्ट्री को पढ़नी चाहिए। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में क्या कही गई है। फर्स्ट लाइन में इट हैज बीन टोल्ड हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू प्रेजेंट वर्ल्ड। तो यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बहुत ही सिंपल डिफिनेशन दी गई है, जिससे आप इजीली समझ सकते हो। तो यहाँ बताया गया है कि हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री क्या है, एक स्टडी है, यानी अध्ययन है। किसके बारे में अध्ययन है? जो पास्ट से लेकर के प्रेजेंट वर्ल्ड तक, यानी बीते हुए समय से लेकर के आज के समय तक जो भी घटनाएं घटी है हिस्ट्री में, जो भी बदलाव आया है, जो भी चेंजिंग आई है, जो भी समाज में तरक्की हुई है, तो इन सब के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसे हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। आगे बताया गया है कि ये जो पास्ट इवेंट्स होता है हिस्ट्री में, तो ये पास्ट इवेंट्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, ये क्या है, सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है। यानी ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से आप पढ़ते हो, जहाँ तहाँ से दी गई, ऐसा नहीं है। एक सीरियल क्रम में, एक सिस्टमैटिक वे से सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दी जाती है। जितने सारे इवेंट्स हुए हैं पास्ट से लेकर के अभी तक, उसकी जानकारी दी जाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो इवेंट्स है किस पर डिपेंड करता है, किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? ये फैक्ट्स पर बेस्ड है, यानी कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। कोई भी ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हो चुकी है, तो उन सच्ची घटनाओं के बारे में, फैक्ट्स के बारे में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। और ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई झूठी कहानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं या कोई काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी है, जो भी पास्ट में जो घटनाएं घटी है, जो भी इवेंट्स हुआ है, उन इवेंट्स, वो जो इवेंट्स है सच बातों पर डिपेंड करती है, फैक्ट इवेंट्स है। और इन्हीं फैक्ट इवेंट्स को के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ देखो बताया गया है कि हिस्ट्री हमें हेल्प कैसे करती है, किस चीज़ में ना, ये हमें हेल्प करती है किस चीज़ में? अर्लियर टाइम, जो पुराना समय है, अर्लियर टाइम, पहले का जो टाइम है, तो पहले के टाइम में जो ग्रेट पीपल थे, महान पीपल है, लोग थे, जो पहले कल्चर हमारा था, क्या आर्किटेक्चर है, कला संस्कृति क्या थी, बनावट क्या थी, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसके बारे में? ग्रेट पीपल के बारे में, कल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। कब के समय का? अर्लियर टाइम, यानी पहले क्या जो था उसके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ बताया गया है कि हिस्ट्री से हमें क्या बेनिफिट मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है ना, बिग क्वेश्चन ये है कि हमें बेनिफिट क्या मिलती है। व्हाई शुड वी रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ें, है ना। किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस काम को करते हैं। यहाँ पर भी हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से, हिस्ट्री की जानकारी रखने से हम अपने प्रेजेंट, हमारा जो समय है, प्रेजेंट वर्ल्ड जो है, इस प्रेजेंट वर्ल्ड को, यानी हम अपने वर्तमान को बेटर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर अपने वर्तमान को हम लोग बेटर क्यों बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? हाउ डज हिस्ट्री हेल्प टू मेक आवर प्रेजेंट अ बेटर वर्ल्ड। तो देखो हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती है। अब ये घटनाओं में हम लोग देखेंगे कि कौन सी घटना से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो उन फायदे और नुकसान के बारे में हम लोग जान सकते हैं और उसको अपने हम लाइफ में, अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लो सपोज कोई भी घटना घटी, ठीक है, तो उस घटना में एडमिनिस्ट्रेशन, शासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, तो उससे हम सीख के अपने प्रेजेंट टाइम में हम उसमें सुधार कर सकते हैं, या उससे सीख के उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। या कोई मान लो कि किंग है, तो उस किंग ने अपने टाइम में कौन सी मिस्टेक्स की जिसके कारण वो फेलियर हुआ, या कौन सा जो किंग है जिसने अच्छा काम किया जिसके कारण वो सक्सेस हुआ। तो इन सारी चीज़ों को हम जान सकते हैं। और पिछली जो लास्ट में जो
हिस्ट्री में जो गलतियाँ हुई है उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को जानकर हम अपने प्रेजेंट वर्ल्ड को सुधार सकते हैं, प्रेजेंट वर्ल्ड को अच्छा बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो सच टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर बात की गई है हिस्ट्रियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू 2 पार्ट्स, यानी इतिहासकारों ने हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा है, 2 भागों में बांट दिया है ना। कौन कौन से पार्ट में बांटा है? तो फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज दैट, नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट पेज में है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री, तो 2 पार्ट्स में यहाँ पर बांटा गया हिस्ट्री को। नाउ लेट्स वी सी व्हाट डू यू नो अबाउट प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है वह पीरियड जिस समय राइटिंग वाज अननोन, यानी लोग लिखना नहीं जानते थे। तो उस समय की जो जानकारी मिलती है या उस समय का जो पीरियड था, उस समय का जो समय था जिस समय लोगों को लिखने की जानकारी नहीं थी, लोग लिखना नहीं जानते थे, उस समय को, उस टाइम को प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ओके, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन सा समय होगा? नेक्स्ट वन सी। अब यहाँ देखो प्री हिस्ट्री के बारे में और कुछ दी गई है। क्या दी गई है? यहाँ पर डिपेंड्स अपॉन द रिमेन्स टूल्स बोन्स पॉटरी। अब यहाँ बताया गया है कि मान लो सपोज दैट प्री हिस्ट्री है, जब लोगों को लिखना नहीं आता था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि जब लोग लिखना नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते थे, तो हमें हिस्ट्री की, उस समय की हिस्ट्री के बारे में कैसे हमें जानकारी मिलती है, हमने कैसे सीखा उस समय, या कैसे हमने जाना जब लोग लिखना नहीं जानते थे। आज मान लो लिखना लोग जानते हैं तो हम ब्रिटिश के बारे में जान सकते हैं, रामायण के बारे में जान सकते हैं, महाभारत के बारे में जान सकते हैं, बिकॉज सो मेनी बुक्स आर देयर। बट लोग जब लिखना नहीं जानते थे उस समय हमें कैसे जानकारी हुई? तो उस समय क्या थी? बहुत सारे टूल्स। मान लो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन हम लोग आज जैसे बहुत सारे टूल्स, मशीन यूज करते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे लोग क्या थे जो स्टोन के टूल्स यूज करते थे, या किसी भी चीज़ का टूल्स है, औजार है, और वो उसमें जो लोग थे उसमें जो मान लो मर गए, मृत्यु हो गई, तो उसमें के वो जो हड्डी है उसकी बोन्स है वो बचे हुए हैं, मिट्टी में दबे हुए हैं। उसमें लोग जो बर्तन यूज़ करते थे, पॉटरी है, वो अभी एग्जावेशन से यानी कि खुदाई करके मिला। मान लो उस समय के लोग कुछ वेपन्स यूज़ करते थे, हथियार यूज़ करते थे, वो हथियार अभी मिले हैं। ठीक है, तो ये जो पोट्री मिलती है, ये जो बोन्स मिला है, ये जो टूल्स मिला है, ये जो वेपन्स मिला है, तो इन चीज़ों से हम उस समय के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, जान सकते हैं जिस समय लोग लिखना नहीं जानते थे। और इन्हीं वेपन से और इन्हीं पोट्री से, इन्हीं बोन से, इटी से जो भी चीज़ें हैं, इनसे हम प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन अराइज यहाँ पर फिर से होता है कि आखिर भाई वेपन्स है, पॉटरी है, तो ये हमें हाउ डू दिस थिंग्स हेल्प अस टू नो अबाउट द प्री हिस्ट्री। एक सिस्टम है, देखो डियर स्टूडेंट्स, एक सिस्टम क्या है? कार्बन डेटिंग, है ना। तो ये कार्बन डेटिंग जो सिस्टम है, इसी सिस्टम से हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। अब होता क्या है कार्बन डेटिंग, ब्रीफली मैं बताता हूँ। यहाँ पर, यहाँ जैसे मान लो एक पोट्री है, ये पोट्री मान लो कि 1000 साल पहले यहाँ पर मिट्टी में दबी थी और अभी हम लोगों ने निकाला। जैसे देखो यहाँ पर सन है, निकाल रहा है ना यहाँ पर मिट्टी के अंदर से, तो इसे एक पोट्री मिलती है। अब ये पोट्री जो है, इसको कार्बन डेटिंग जो है, कार्बन डेटिंग एक सिस्टम होता है जिससे कोई भी प्रोडक्ट होता है, वह प्रोडक्ट कितना पुराना है, कितना ओल्ड है, इस चीज़ को हम लोग कार्बन डेटिंग से जान सकते हैं। तो ये जो कार्बन डेटिंग सिस्टम है, इसी सिस्टम से ये मालूम हो जाता है कि वेपन्स मिलने के बाद या बोन्स मिलने के बाद, तो उससे पता लगा सकते हैं कि वह कितने साल का पुराना है। ओके, तो इन दिस वे बोन्स, पॉटरी, वेपन्स हेल्प हिस्ट्रियन टू नो अबाउट द प्री हिस्ट्री टाइम। ये प्री हिस्ट्री के कंप्लीट हो गया। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज दैट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इतिहास किसे कहते हैं ना, जिसे हम लोग जानते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, यानी कि जब राइटिंग जो है लोगों ने लिखना जान गया, जब लोगों ने लिखना शुरू किया, राइटिंग का आविष्कार हो गया, तो वैसे पीरियड के बारे में, वैसे समय के बारे में जिस समय से जिसकी लिखित हमें जानकारी है, जिसके बारे में रिटेन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस पीरियड को, उस टाइम को हिस्ट्री कहा जाता है। आई थिंक अंडरस्टूड। अब ये कैसे कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं? जैसे मान लो कि कोई रिकॉर्ड्स है, कोई किसी ने डेट लिखा, किसी का नाम लिखा हुआ है कहीं पर, कोई प्लेस का नाम लिखा हुआ है, या
पहले के लोग जो है भोजपत्र आता था, तो भोजपत्र में लोग लिखने का काम करते थे। पाम लीव्स होता है, पाम के पत्ते हैं, उस पर लिखने का काम होता था। या फिर पिलर है, चाहे वो स्टोन का पिलर हो। पिलर मीन्स क्या होता है? खंभा। आपने खंभा देखा ना, तो पिलर है। अब ये पिलर स्टोन का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। तो यानी कि लोग भोजपत्र में लिखते थे, पाम लीव्स में लिखते थे, पिलर में लिखते थे। तो अभी खुदाई के बाद या कहीं भी बिना खुदाई का, बिना एग्जामिनेशन का भी जहाँ पर भी भोजपत्र मिला है, उसमें कुछ बातें लिखी हुई है, पिलर से वहाँ कुछ बातें लिखी हुई है, किसी शासन के बारे में, किसी किंग के बारे में, कोई घटना के बारे में, पाम लीव्स में मिला हुआ है। तो इनके द्वारा हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी होती है, यानी रिटेन इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो जब भी उस पीरियड के बारे में जिस समय हमें रिटेन इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस टाइम को क्या कहा जाता है? दैट टाइम इज नोन एज हिस्ट्री। तो आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो दीज वर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में बताया गया कि हिस्ट्री जनरली कैटेगराइज इनटू 3 पीरियड्स, यानी कि हिस्ट्री को यहाँ पर 3 पीरियड्स में बांटा गया है। कौन कौन सा पीरियड में? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मीन्स क्या हुआ? प्राचीन इतिहास। मिडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन, मिडाइवल और आधुनिक। तो हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया हुआ है। नाउ लेट्स वी लर्न वन बाय वन। इसमें क्या बताया गया है कि लेट्स अस हाउ अ हिस्ट्रियन स्टडी द सोर्स मटेरियल अवेलेबल एविडेंस। तो यहाँ पर जो सोर्स मटेरियल है जिससे हम इतिहास के बारे में जानते हैं, तो इसका पता कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है द सोर्स मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है, उन चीज़ों को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भागों में? एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल एंड नेक्स्ट वन लिटरेरी सोर्सेज। यानी यही 2 सोर्सेज है जिसके द्वारा हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कौन कौन सा है? विच आर दोज? दोज आर आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स एंड सेकेंड वन इज द लिटरेरी सोर्सेज। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जानना है कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मटेरियल्स क्या होता है और लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स क्या होता है। अब मैं देखो यहाँ मैं एक पिक्चर आपने देखा था ना, एक हिस्ट्रियन है जो कुछ यहाँ पर निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए है ना, ये जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, ये यहाँ कुछ निकाल रहा है। अब ये मिट्टी खोद रहा है, यानी इसको एग्जामिनेशन कहते हैं। अब इसके द्वारा कुछ मान लो कि कोई टूल्स निकलता है, कोई पोटरी निकलती है, और उससे हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं या जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरीके से जब हम हिस्ट्री को जानते हैं, तो इसी को कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल। उन सोर्सेज को, मान लो कि पोटरी निकला है ना, बर्तन निकला या कुछ बोन्स निकला, तो उसके द्वारा जो हम हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है। मटेरियल मीन्स क्या होता है? चीज़ें, कोई वस्तु। ओके, अंडरस्टूड दिस वन? ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को जब खुदाई के द्वारा निकलती है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ें हैं, और उसके द्वारा जब हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, तो वैसी चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है? लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्स से मतलब क्या हुआ? यदि वो सारी चीज़ें जो हमें रिटेन में इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी भी चीज़ के बारे में लिखी हुई है, बुक के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो सारी चीज़ें जिससे हमें रिटेन में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे हम लोग लिटरेरी सोर्सेज उन चीज़ों को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुक हो गई, बुक है क्या है? लिटरेरी सोर्सेज में आएगा, है ना। और क्या है? मान लो कोई पिलर है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ये पिलर क्या हुआ? लिटरेरी सोर्स में आएगा। कोई पोएम है, पोएम से हमें मान लो हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, तो ये पोएम जो लिखी हुई है, ये क्या हो गया? लिटरेरी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हो गई। मीन्स क्या हुआ कि कोई भी चीज़ें जहाँ से हमें रिटेन में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दैट कम अंडर लिटरेरी सोर्सेज। ओके, कंप्लीटेड। अब यहाँ डिटेल में हमें देखना है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल क्या होता है, डिफिनेशन के साथ हमें जानना है ना। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पास्ट में, यानी पुराने समय में, इतिहास में जमीन के अंदर दबे पाए गए हैं। ब्यूरिड मीन्स जमीन के अंदर दबा हुआ होना, ठीक है, ब्यूरिड है। अब ये तो डिस्कवर की जाएगी बाद में, इसको खोजा गया है। अब 2 तरीकों से ढूंढा जा सकता है किसी भी चीज़ को, या तो चांस से, यानी कोई काम हो रहा है, कोई खुदाई हो रही है, कहीं घर बन रही है, कहीं रेलवे ट्रैकिंग का काम चल रहा है, कहीं तालाब खुदाई हो रही है, और एक्सीडेंटली उसी कारण से
कोई पुराना चीज मिल जाता हो, तो ये इससे हमें जानकारी होगी। या फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो पुरातत्ववेदा है, जो इन चीज़ों को खोजने का काम करते हैं, ढूंढने का काम करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, किसी प्लेस को खुदाई करते हैं, डिग करते हैं, जहाँ पर ऐसी उम्मीद जताई जाती है कि वहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यता थी, तो वहाँ पर खुदाई की जाती है। और खुदाई के बाद कुछ यदि वहाँ से प्रोडक्ट मिलता है, हो सकता है पहले ज़माने में कॉइन्स किसी का हो, वो मिट्टी के अंदर दबा रह गया हो, पॉट है, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, कोई बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो दबा हुआ हो, तो बिल्डिंग वहाँ निकल सकती है, बिल्डिंग के पार्ट्स कुछ निकल सकता है, कुछ बर्तन निकल सकता है, कुछ क्वाइंस निकल सकता है। तो इन सब के बारे में यदि हमें जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में, तो दीज सोर्सेज कम अंडर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स। नाउ द स्टडी ऑफ दीज रिमेन्स टेल अस आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द रिलीजन, सोशल। अब यहाँ बताया गया है ये सारी चीज़ों निकलती है क्वाइंस, इनसे कैसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो हमें क्या मिलती है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, रिलीजियस के बारे में, यानी उस समय का धार्मिक अवस्था क्या थी, रिलीजियस कंडीशन क्या था, उस समय का समाज कैसा था, सोशल कैसा था, उस समय का कल्चर क्या था, कल्चरल कंडीशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, किनसे, पुराने क्वाइन से, बिल्डिंग से, पॉट से, जो खुदाई में मिली है। ओके, अब एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि यहाँ पर दी गई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग एग्जिबिटेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ये आप देखिए एग्जांपल यहाँ पर दी गई पिक्चर, तो मोहनजोदाड़ो की जो ये पहले क्या था, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग था, बट ये समय के साथ साथ ये टूट गया, लेकिन बाद में जब इसकी खुदाई की गई तो इस तरीके से कुछ कुछ वॉल्स जो है, कुछ दीवाल है वो मिला, है ना। तो ये एग्जाबिशन से, खुदाई से हमें ये मालूम चला कि इतने समय पहले ऐसी सिविलाइजेशन थी, ऐसी सभ्यता थी जब लोगों ने ईंट बनाना जानते थे, लोग घर बनाना जानते थे, सड़क बनाना जानते थे, तो ये हमें जानकारी मिलती है ना, लोग कैसे रहते थे। तो ये बिल्डिंग क्या हुआ, एग्जिबिटेड हुआ, यानी खुदाई की गई, किसकी, मोहनजोदाड़ो का, और इससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलता है, किसके बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कैसे हुआ, खुदाई से, एग्जिबिटेड से। नाउ नेक्स्ट वन हियर कि दी आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स आर मेनली, अब यहाँ बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल्स में आता है। मेनली क्या होती है, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, इंस्क्रिप्शन मीन्स क्या हुआ, जैसे कोई भी राइटिंग होती है, दीवार पर लिखी गई है, टैबलेट मतलब क्ले टैबलेट में है, यानी मिट्टी के टैबलेट में लिखी गई है, या फिर कहीं पर भी लिखी गई हो। इंस्क्रिप्शन खुदाई करके, मतलब जैसे स्क्रैच करके आप लोग डेस्क पर लिखते हो ना, डेस्क पर लिखते हो प्रोटेक्टर से खुदाई करके, तो स्क्रैच करके, तो उस जो जिसे कहा जाता है इनग्रेव राइटिंग, यानी खुरच करके जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे कहा जाता है उसे इंस्क्रिप्शन की कैटेगरी में रखा जाता है, इनग्रेव राइटिंग भी कहा जाता है उसे। तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट हम जान सकते हैं क्वाइन से द्वारा, सिक्के से। नेक्स्ट है मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उससे भी हमें ये दिस कम्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल। तो इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, मोनूमेंट्स एंड स्कल्पचर, यानी कोई बनावट है, कोई मूर्ति बना हुआ है, पेंटिंग है, आर्टिकल है, किसी चीज लिखा हुआ है, स्केलेटन है, मानव कंकाल है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल्स में आते हैं। ओके, और इन सब के हेल्प से ही हमें जानकारी मिलती है, कौन से टाइम की, प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन में क्या दी गई है, इंस्क्रिप्शन। अभी हम लोगों ने जो यहाँ पर डिस्कस किया, इंस्क्रिप्शन है, क्वाइन है, मोनूमेंट्स है। तो वन बाय वन यहाँ पर दी गई है कि हमें अब वन बाय वन देखना है कि इसे क्या कहा जाता है, जो मैंने अभी बताया आपको। तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या दी गई है, फर्स्ट में इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, तो इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग विच आर इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर, क्ले टैबलेट या वॉल में। अभी मैंने जो बताया इसी चीज को यहाँ बताया गया है। तो इंस्क्रिप्शन होता क्या है, इंस्क्रिप्शंस एक तरह की लिखावट होती है, एक तरह की राइटिंग होती है जो इनग्रेव करके लिखी जाती है, यानी खुरच करके लिखी जाती है, पत्थरों में, चट्टानों में, छेनी हथौड़े से लिखी जाती होगी, है ना, रॉक्स में, चट्टानों में लिखी जाती है। एक कोई केव है, मान लो गुफा है, तो गुफा के दीवारों में लिखी जाती है। कोई पिलर है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी गई अशोका पिलर, ये देखो आयरन पिलर है, तो इस आयरन पिलर में आप देख सकते हो यहाँ पर देखो कुछ लिखा हुआ है ना। इस तरह की जो लिखावट होती है इसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है।
क्ले टैबलेट है, यानी कि मिट्टी का मान लो स्लेट जैसा बना लिया इस तरह से, और इसमें मान लो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की जो राइटिंग होती है इनग्रेव करके, खुरच करके कहीं भी हो सकती है, और इसी को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, राइटिंग विथ इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड राइटिंग ऑन रॉक्स, पिलर्स और क्ले टैबलेट्स नोन एज इंस्क्रिप्शन। अंडरस्टूड दिस वन? नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे ना, तो दे टेल अस अबाउट किंग्स। अब यहाँ बताया गया कि ये जो इंस्क्रिप्शंस है किन चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। तो ये इन इंस्क्रिप्शन से हमें उस समय के किंग के बारे में, यानी राजा के बारे में जानकारी मिलती है, उनके एम्पायर्स यानी उनका जो साम्राज्य है उनके बारे में जानकारी मिलती है, उन किंग्स ने, राजाओं ने क्या अपने लाइफ में अचीवमेंट किया, क्या पाया, क्या खोया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ उस समय का समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था, लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? विद द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ देखो एक राइटिंग दी गई है, ये राइटिंग अभी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं क्या? वी आर अनेबल टू रीड सच राइटिंग। तो ये राइटिंग मिली है, तो अब इससे हमें ये जानकारी मिल गई कि उस समय में, अशोक के टाइम में ऐसी राइटिंग चलती थी, है ना। अभी हम लोग हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, बट उस समय वैसा नहीं था। इस सच टाइप्स ऑफ राइटिंग वाज इन कंटिन्यू। ये कहाँ का एग्जाम्पल दिया हुआ है? अशोकास इंस्क्रिप्शन है, अशोक के समय में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है जो कि गिरनार, गुजरात में गिरनार में है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अशोकास इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी आयरन पिलर में दी गई है, दिस वन। तो दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। ओके, आप ये फर्स्ट लाइन अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर, इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स विच आर इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स, पिलर्स और क्ले टैबलेट्स। तो दिस इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन, यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी। नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ दी गई है क्वाइंस के बारे में। किसके बारे में? क्वाइंस के बारे में। तो क्वाइंस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर। तो यहाँ बताया गया है कि क्वाइन जो पहले बनाए जाते थे, आज हम लोग किस तरह के क्वाइंस को देखते हैं। आज हमारे पास देखिए ये सिल्वर टाइप के क्वाइंस हैं, नॉट सिल्वर का नहीं है, लोहे का क्वाइन है। तो बेसिकली लोहे का ही क्वाइन, और या फिर आपने देखा होगा एल्युमिनियम का भी क्वाइन देखा होगा। तो एल्युमिनियम और लोहे और स्टील, ये तीन तरह के क्वाइन बनाए जाते हैं। बट पहले जो क्वाइन बनाए जाते थे वो लेड का होता था, कॉपर का होता था, ब्रॉन्ज का होता था, आयरन का भी, सिल्वर का भी, गोल्ड का भी और इवन लेदर का भी होता था। तो इस तरह के क्वाइंस यहाँ पर होते थे। अब यहाँ बताया गया क्वाइन से हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती थी। तो क्वाइन से जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो है उस समय के आर्ट के बारे में, यानी कला के बारे में, उस समय के रिलीजन के बारे में, उस समय के शासक के बारे में। तो रूलर्स है, रिलीजन है, और ये आर्ट, रिलीजन, रूलर्स, इन सब के बारे में, और साथ ही साथ कौन सा मेटल है, टेक्नोलॉजी उसमें क्या थी, कितना डेवलप टेक्नोलॉजी थी। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे? उस समय के क्वाइन से हमें जानकारी मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, द गिवन पिक्चर वन सच क्वाइन इज ऑफ किंग समुद्रगुप्ता। अब यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वाइंस है ना, आपको यहाँ क्वाइंस दिख रहा होगा एक, ये क्वाइंस किससे रिलेटेड है? दिस क्वाइन रिलेटेड टू समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता के समय का ये क्वाइन है, और इससे हमें जो है क्वाइंस के बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में जानकारी मिल सकती है। ओके, और ये जो डिफिनेशन दी है आप इसको अंडरलाइन करेंगे। द स्टडी ऑफ क्वाइंस इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, यानी क्वाइंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, सीखते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। व्हाट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स? द स्टडी ऑफ क्वाइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। चलिए, कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट सोर्सेज है ये है मोनूमेंट्स। तो मोनूमेंट्स क्या होते हैं? तो मोनूमेंट्स आर द रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स, स्तूपास, प्लेसेस एंड फोर्ट्स। मैंने आपको बताया भी था कि मोनूमेंट्स किससे कहा जाता है? जो पुराने समय में जो मंदिर थे, टेम्पल है, स्तूपास है, यहाँ पर देख सकते हैं स्तूपास बना हुआ है, और मान लो कोई किला है, और वे किला जो है अब वे टूट चुके हैं, या अभी नहीं भी टूट चुके हैं तो हैं अभी। तो पुराने समय के जो भी टेम्पल्स हैं, स्तूपास हैं, कोई प्लेस है, कोई किला है, इन सभी को क्या कहा जाता है? इन सभी को कहा जाता है मोनूमेंट्स, स्मारक हिंदी में। तो दीज एंशिएंट बिल्डिंग्स हेल्प द हिस्ट्रियंस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो इन मोनूमेंट से फायदा क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इतिहासकारों को? तो मोनूमेंट से किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है? वह उस समय के समाज के बारे में, उस समय के इकोनॉमिक लाइफ यानी आर्थिक जीवन लोगों कैसा था, कैसे लोग पैसा कमाते थे, क्या काम करते थे, उस समय के लोगों के रिलीजियस
बिलीव्स क्या थी, यानी धार्मिक मान्यताएं क्या थी, लोग किस तरह के धर्म को लोग फॉलो करते थे, लोग क्या पहनते थे, ड्रेस कैसा उनका था, है ना, और कैसा आर्किटेक्चर था, कैसा कला संस्कृति था, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अब नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोनूमेंट्स के बारे में। बाद नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है स्केलेटन, है ना। स्केलेटन मीन्स क्या हो गया, स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। आपने देखा है कभी कंकाल? आप यदि स्कूल में पढ़ते हो, बायो लैब यदि गए हो, तो आप बायो लैब में आपने देखा होगा स्केलेटन, मानव कंकाल, यानी जो हड्डी का जो ढांचा होता है मानव का कंप्लीट पैर से लेकर सिर तक, तो उसी को स्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, डरना नहीं है आपको स्केलेटन से, तो इसे स्केलेटन कहा जाता है। अब इस स्केलेटन से भी हमें बहुत तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। स्केलेटन से ये हमें जानकारी मिलती है कि स्केलेटन में वो वुमेन का है या मैन का है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखो स्केलेटन से हमें क्या जानकारी मिल सकती है, जैसे कि वो वुमेन का है या फिर मैन का है। यदि मान लो स्केलेटन आपको मिलता है ना, बहुत पुराना स्केलेटन मिलता है, और आप देखेंगे उस स्केलेटन का जो हिप है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, चौड़ा है, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि वो महिला का कंकाल होगा। या फिर मान लो कि उसमें वो कंकाल आपको मिलता है और स्केलेटन मिलता है, और उस स्केलेटन में यदि मान लो कि आपको दिखा गया हो कि कोई ज्वेलरी मिलती है, गले का हार मिल गया, नेकलेस मिल गया, है ना, कान में कुछ पहना हुआ है, हाथों में चूड़ी मिल गई, है ना, कंकाल का स्केलेटन के अंदर में, स्केलेटन में, तो इससे भी हमें जानकारी मिल सकती है कि वो किसका हो सकता है। मैन तो चूड़ी पहनेंगे नहीं, है ना, कौन पहनेंगे चूड़ी, कौन पहनेंगे बैंगल, तो महिला पहनेगी, लेडीज पहनेगी। तो उस स्केलेटन से हमें जानकारी मिल सकती है कि वो जो स्केलेटन है किसका है, एक वुमेन का है। किसका है, वुमेन का है, न कि मैन का है। तो इस तरह से हमें स्केलेटन से भी इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन, तो ये हो गया आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में लिटरेरी सोर्सेज। अब यहाँ हमें जानना है कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमें रिटेन में जानकारी मिलती है हिस्ट्री के बारे में। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि लिटरेरी सोर्सेज का डिफिनेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो व्हाट इज द डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या है कि ऑल रिटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, यानी जितने सारे लिखा हुआ है रिकॉर्ड है, रिटेन रिकॉर्ड्स है, जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, तो उसे हम लोग लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है। वो लिटरेरी सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लो बुक है ना, बुक हम लोग पढ़ते हैं और बुक से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, रिटेन इन्फॉर्मेशन मिलती है, रामायण के बारे में मिलती है, महाभारत के बारे में मिलती है, या भी और किसी भी चीज़ के बारे में मिलती है, तो उसे लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मटेरियल्स कहा जाता है। अब यहाँ देखो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्रियन। अब ये जो लिटरेरी सोर्सेज है ये हिस्ट्रियंस के लिए यानी इतिहासकारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले किस में लिखते थे, पाम लिव्स में, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस वन, भोजपत्र में, कॉपर प्लेट में, यहाँ पर लिखते थे। सम ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज आर एज फॉलो। अब यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसे लिटरेरी सोर्सेज हैं, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। कौन कौन से ऐसे लिटरेरी सोर्सेज थे, तो फर्स्ट में, यानी कहने मतलब है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें लिखित जानकारी मिलती है किसी भी चीज़ के बारे में। तो कैसे, जैसे मान लो कि हिंदू में वेदा लिखा गया है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद लिखा हुआ है ना, तो वेद लिखी गई है, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सारे संस्कृत में कुछ लिखी गई है, पीटक लिखा गया है बुद्धिस्ट बौद्ध रिलीजन में, है ना, वो पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। जैन की जो लिखी गई प्राकृत भाषा में जैन लिटरेचर को लिखा गया है। तो इन सब से हमें उस समय के रिलीजियस बिलीफ्स यानी धार्मिक मान्यताओं के बारे में पता चलता है, सोसाइटी के बारे में, कस्टम यानी कि रीति रिवाज के बारे में, ट्रेडिशन यानी कि उस समय के परंपराओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये सब किस में आते हैं, दीज ऑल कम अंडर रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य के अंदर में आते हैं। पुरानाज है, एपिक्स है, रामायणा, महाभारता, तो इन सब से भी हमें बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है उस पीरियड के टाइम में, उस समय के बारे में। तो दीज ऑल कम अंडर रिलीजियस लिटरेचर। तो पहला जो लिटरेरी सोर्सेज है वो क्या हो गया, आपका हो गया रिलीजियस लिटरेचर यानी धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड, अगला देखेंगे हम लोग क्या है। नेक्स्ट में है नॉन रिलीजियस लिटरेचर। अब कुछ ऐसे भी बुक्स हैं जो धार्मिक बुक नहीं आते हैं, यानी धर्म से रिलेटेड नहीं है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। ठीक है,
तो नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी जिसमें धर्म के बारे में नहीं दी जाती है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे किसी ने प्रोज लिखा है ना, कविता लिखा, किसी ने प्लेस, किसी ने नाटक लिखा, किसी ने पोएट्री लिखा, कविता लिखा, किसी ने ग्रामर लिखा। पतंजलि नाम सुना होगा ना पतंजलि का, तो पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य लिखा था, ठीक है, वो ग्रामर बुक थी। तो इस तरह से ये ग्रामर बुक हो गई, या किसी तरह की बुक हो सकती है। कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता है, कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र के बारे में लिखा था, जिसमें राजनीति के बारे में लिखा है। कालिदास ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। तो ये दीज बुक्स कम अंडर नॉन रिलीजियस लिटरेचर। तो इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, और ये नॉन रिलीजियस लिटरेचर हो गया। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है सेकुलर लिटरेचर, यानी किसी भी धर्म के बारे में नहीं, जनरल कंडीशन में जो लिखी जाती है। तो सेकुलर लिटरेचर, व्हाट टाइप ऑफ बुक्स आर रिटेन अंडर सेकुलर लिटरेचर? तो सेकुलर लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड, यानी सेकुलर लिटरेचर में वैसे बुक लिखे जाते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या फिर लोगों के बारे में, उस समय के लोग जो थे उसके जीवन के बारे में लिखा जाता है। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या कोई लोग है, उनके जीवन के बारे में जिन बुक में लिखा जाता है वैसे बुक को सेकुलर लिटरेचर कहा जाता है। जैसे द अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, है ना, फॉरेन पिलग्रिम ट्रैवलर्स, फाहियान एंड एम्बेसडर लाइक मेगास्थनीज, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो घूमते घूमते किसी दूसरे कंट्री में गए। जैसे मान लो कोई आप कहीं घूमने जाते हो और वहाँ घूमने जाते हो तो कुछ वहाँ के बारे में आपने लिखा, ठीक है, कि यहाँ मैं यहाँ पर घूमने गया और मुझे ऐसा सा मिला, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखा, आपने ये बुक में लिखा। तो इस तरह के जो बुक है वो नॉन रिलीजियस सेकुलर लिटरेचर के अकाउंट में आएगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, देखो ये चाइनीज से, चाइना से कौन आया था? फाहियान आया था, उसने लिखा, ठीक है। अब एक एम्बेसडर था, राजदूत जिसे कहा जाता है, मेगास्थनीज जो ग्रीक से आया था, तो मेगास्थनीज ने भी लिखा कुछ, अपना बुक लिखा। फाहियान ने लिखा, जब इंडिया आया तो इसके यहाँ के बारे में लिखा। तो इस तरह का जो बुक्स है, इस तरह के जो बुक्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, है ना, प्राचीन भारत के बारे में, तो इस तरह के जो बुक होते हैं, सच टाइप्स ऑफ बुक आर कम अंडर सेकुलर लिटरेचर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट हिस्ट्रिकल लिटरेचर। आगे क्या है? नेक्स्ट जो है वो हिस्ट्रिकल लिटरेचर, ये ऐतिहासिक साहित्य। तो व्हाट इज दिस हिस्ट्रिकल लिटरेचर? हिस्ट्रिकल लिटरेचर मीन्स क्या हो गया कि हिस्ट्रिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एंशिएंट रूलर एंड बायोग्राफिकल स्केचेज। अब यहाँ देखो दो तरह की राइटिंग होती है, पहला ऑटोबायोग्राफीज और दूसरा बायोग्राफिकल। अब ये समझना होगा आपको कि ये होता क्या है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? जब आप खुद से अपने लाइफ के बारे में खुद से लिखते हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। और जब आपके लाइफ के बारे में कोई और पर्सन लिखता है, ठीक है, और कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ के बारे में लिखता है, बुक लिखता है, तो वैसे चीज़ों को बायोग्राफिकल कहा जाता है, बायोग्राफिकल स्केचेस कहा जाता है या बायोग्राफी कही जाती है। एक ऑटोबायोग्राफी और दूसरा बायोग्राफी। नाउ नेक्स्ट वन वी हैव टू प्रोसीड। तो नेक्स्ट वन में देखो हिस्ट्रिकल लिटरेचर इजिली बताया गया यहाँ पर। तो अब यू हैव टू अंडरलाइन ऑल्सो हियर, आप यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। हिस्ट्रिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ द एंशिएंट रूलर्स एंड बायोग्राफिकल स्केचेज। बस यहाँ पर स्केचेज तक। अब यहाँ पर जो हर्षचरिता दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे मान लो कि हर्षचरिता है, तो इस एक एग्जाम्पल दी गई इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट वन यहाँ बताया गया है दी वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट मार्वल्स ऑफ द पास्ट एंड इंस्पायर अस टू मार्च फॉरवर्ड टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री से इंस्पिरेशन मिलती है, वो हमें मोटिवेट करती है कि हम आगे से आगे बढ़े और ग्रेटर हाइट्स तक पहुँचे, ग्रेटर ऊंचाई तक, महान ऊंचाई तक हम लोग पहुँचे। तो इस तरह से हम लोग हिस्ट्री से बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं, हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है और इस नॉलेज से हम इंस्पायर होते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ इस चीज़ को बताया गया है, इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। इस तरह से ये जो चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो डू यू नो है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जाता है डू यू नो में। तो आप यहाँ देख सकते हो डू यू नो व्हाट इज रिटन हियर कि दी टेम्पल्स फाउंड इन जावा
एंड द टेम्पल्स फाउंड इन जावा एंड कंबोडिया टेल अस अबाउट स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंट कंट्रीज इन एंशियंट टाइम। ये जो टेम्पल्स मिला है कहाँ पर, कंबोडिया में मिला है, जावा में मिला है, टेम्पल्स मिला है, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि एंशियंट टाइम में हमारा जो हिंदू कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो यहाँ तक दूर दूर विदेशों तक भी फैला हुआ था। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट डू यू नो क्या है, आप पेज नंबर देखेंगे, पेज नंबर है डू यू नो 69 में, फर्स्ट पेज में आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं और ये फर्स्ट पेज में डू यू नो दी गई है, यहाँ पर कॉइन्स के बारे में दी गई है, सॉरी नॉट फर्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में है डू यू नो कॉइन्स ऑफ इंडियन। यहाँ बताया गया है, ये बताया गया है कि कॉइन्स ऑफ इंडियन रूलर्स हैव बीन फाउंड इन मेनी कंट्रीज। बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर इंडियन रूलर्स के सिक्के पाए गए हैं। तो इससे हमें क्या अंदाजा लग सकता है, क्या पता लगाया जा सकता है, तो दिस इंडिकेट्स दैट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। तो जब हमारे कंट्री का जो कॉइन है ये दूसरे कंट्री में मिला, तो इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन था, हमारा जो व्यापारिक रिलेशन था इंडिया का, वो दूसरे कंट्री के साथ भी था। यानी कि इंडिया का जो व्यापार था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम था, वो दूसरे कंट्री के साथ में भी था। इससे हाउ कैन वी नो, विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। नाउ नेक्स्ट डू यू नो सी इन द फर्स्ट पेज, एडी डज नॉट मीन आफ्टर डेथ। यहाँ यदि आपको ये लगता है कि एडी जो दिया गया है इसका मतलब आफ्टर डेथ होता है, ऐसी बात नहीं है। एडी इट इज एन एब्रिवेशन ऑफ एनो डोमिनी। यहाँ पर एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी की एब्रिवेशन हो गई एनो डोमिनी। अब ये जानना है कि एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ डू यू नो सेक्शन, क्योंकि एग्जाम में डू यू नो सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो एनो डोमिनी का मतलब डियर स्टूडेंट्स हो गया, ये लैटिन वर्ड है और लैटिन में इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, यानी ईश्वर के नाम पर शुरू किया गया, ईश्वर के नाम पर जो जिस साल की शुरुआत हुई है, तो इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इसका मतलब किसका मतलब, एनो डोमिनी का, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, एडी। हालांकि अब एडी का यूज बंद कर दिया गया है, एडी का यूज नहीं होता है। अब ये इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, ये किसको इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, यानी ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उसी को इंडिकेट यहाँ पर करती है। और आज हम लोग जो इंग्लिश जो कैलेंडर देखते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही शुरू हुआ है। जो काउंटिंग होती है, आज मान लो 2022 चल रही है, तो 1 कब से स्टार्ट हुई है, 1 कब से काउंट की गई है, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही स्टार्ट की गई है। तो वहाँ से जो समय आगे चला गया है उसे अब जो है सीई के नाम से जानते हैं। पहले नहीं था, पहले दूसरा था, अब ये सीई के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले एडी और बीसी था, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। नाउ अब देखो सेकंड में क्या लिखी हुई है, इन मोस्ट यूजेज BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर द कॉमन इरा। अब यहाँ देखो दो वर्ड अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में दो वर्ड यूज होता है, एक CE और दूसरा BCE। तो ये CE क्या हो गया, C स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा। ये जो AD पहले यूज होता था, इसी के इन प्लेस में क्या आया, इसी के इन प्लेस में आया CE आ गया। तो CE का मतलब हो गया कॉमन इरा। कॉमन इरा का मतलब हो गया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के समय के बाद से जो टाइम अभी जो चल रही है, मान लो 1-2 से अभी 2022 आ गई है, ये जो अभी हम लोग प्रेजेंट में काउंटिंग कर रहे हैं ना, ये आती है कॉमन इरा, यानी CE के नाम से लिखते हैं। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो समय है, बिफोर का जो समय है, उसे दिखाने के लिए अब यूज क्या करते हैं, BCE का यूज किया जाता है, यानी कि बिफोर द कॉमन इरा, यानी कॉमन इरा से पहले का समय। तो आई थिंक आपको CE और BCE में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा, और AD और BC में क्या अंतर है वो भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इट हैव बीन गिवन हियर, द वर्ड कॉमन in both instances refers to the Gregorian calendar. For example, 2015 can be written as CE 2015। अभी मैंने जो बताया इसी चीज को यहाँ पर बताया गया कि अभी आपको मान लो कि आप लिखेंगे 2022 है ना, 2022, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, CE। ये किसके अंदर में आता है, CE यानी कॉमन इरा। और यदि आप BCE लिखते हो तो BCE का मतलब हो गया कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से भी 2022 साल पहले की बात है ना। तो आपको ये इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो। तो ये CE और BCE में डिफरेंसेस हो गया।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस चैप्टर। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, ऑल थिंग्स कंप्लीटेड। अब इसकी नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन आंसर है, तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया हूँ, और इसका जो क्वेश्चन आंसर का लिंक होगा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। प्लस आप यहाँ पर प्ले लिस्ट है, तो आप प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो लाइफ ऑफ अर्ली मैन का क्वेश्चन आंसर और इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।